हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में देखेंगे। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है? तो इसको हम लोग EAI से डिनोट करते हैं। EAI is defined as documentation of an environmental analysis which include identification, prediction and mitigation of impacts caused by proposed action or project। सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर यदि आपको करना है तो आप चाहेंगे जो हमारे देश में डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी ब्रिज बनाते हैं, कभी बड़े बड़े इंडस्ट्री का इनॉग्रेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग ये सब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि इन लोग को स्टार्ट करने से पहले, इन सब को स्टार्ट करने से पहले हमारे इन्वायरमेंट में कोई क्षति ना हो। तो EIA एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है, कागजी काम है, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, आने वाले समय में इससे कोई ख़तरा तो नहीं है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट को, प्रेडिक्ट किया जाता है टीम के द्वारा, देखा जाता है कि इससे कोई कॉस्ट हो या ना हो इन्वायरमेंट को। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है, अब एम्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है AI का, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका प्रोजेक्ट जैसा भी हो तो मॉडिफाई हो और इम्प्रूव हो, डिज़ाइन बेहतर हो। उसमें इंश्योर, आपको ये अपने तरफ से इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा रिसोर्स यूज़ हो रहा है, उपयोगी हो। इन्हांस सोशल एस्पेक्ट, आपको आसपास के वातावरण को, समाज को देखते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, मतलब आपको मेज़र करके चलना पड़ेगा, किसी को नुकसान ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, ये बहुत ही बिग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट, ये विकासशील की तरफ जाता है कि आप एकदम आराम से डेवलपमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इससे किसी की जान को या इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, इन्फॉर्म डिसीज़न मेकिंग एंड कंडीशन सेटिंग। ठीक है, मतलब आपका जो भी डिसीज़न है वो सही रहे, और जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन EIA को होना चाहिए। कंडीशन क्या है वो भी आपको देखना होगा। अवॉइड सीरियस एंड इरिवर्सिबल डैमेज, इन्वायरमेंट को यदि आपके काम से डैमेज हो रहा है तो उसको आपको हटाना होगा। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA। ओके, अब क्या है, अब आगे जानते हैं। कुछ नोट्स हैं। तो बाय यूजिंग EIA बोथ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कैन बी अचीव। मैंने पहले ही कहा था, यदि आप अपने देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाना है तो EIA तो आप करिए ही, लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को भी आपको देखना होगा। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है EIA का? ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग द बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब आपके देश में यदि आपको विकास की तरफ जाना है तो अपने देश का तो विकास करिए ही, साथ में इन्वायरमेंट का भी विकास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पेड़ काटते चले जाइए और ब्रिज का निर्माण करिए, क्योंकि पेड़ का रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट करते हैं और सरकार से अनुमति लेते हैं तो आपको प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा जाएगा। इसीलिए ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, जो कि मैनेजमेंट द्वारा देखा जाएगा और आपको लेजिस्लेशन लॉ के अंतर्गत चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ AIA। AIA का विकास कब से शुरू हुआ, EIA आया कैसे? ठीक है,
तो सबसे पहले 1969 में यूएसए फर्स्ट कंट्री था जिसने मैंडेटरी कर दिया अपने कंट्री में कि EIA पद्धति अपनाना पड़ेगा। और ये किसके अंतर्गत इन्होंने अपनाया? नेपा, नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 1969। उसके बाद आते हैं 1972, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसके द्वारा? नेशनल कमेटी ऑन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1979 और किसके देख रेख में? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब 1969 के बाद 1972 में ये प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद उसी दौर में 1973 में कनाडा ने इम्प्लीमेंट किया था EIA, ये सेकेंड कंट्री थी। उसके बाद 1974 में ऑस्ट्रेलिया एंड कोलंबिया ने अडॉप्ट किया था EIA को। धीरे धीरे कंट्री सब ने इसको अडॉप्ट करने लगे। फिर 1980 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट का। ठीक है, फिर 1981 में नीदरलैंड ने अडॉप्ट किया था EIA को। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 1973 में कनाडा ने, 74 में ऑस्ट्रेलिया कोलंबिया ने, 81 में नीदरलैंड ने, फिर 84 में जापान एंड श्रीलंका ने अपने कंट्री में मैंडेटरी कर दिया था EIA को। और आप देख रहे हैं कि 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो था वो 1985 में कन्वर्ट हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। ये एक हिस्ट्री है जो मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया इंडिया में। क्यों? क्योंकि 1984 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस लीक हो गए थे और बहुत सारे इंसान मरे थे। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लॉन्च किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर 1992 में प्रिंसिपल दिया गया था, 17 प्रिंसिपल मैं अलग से आपको बताऊंगा। कहाँ दिया गया था? रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड उसमें बताया गया था डेवलपमेंट इंडोर्स यूज़ ऑफ EIA एस नेशनल इंस्ट्रूमेंट। मतलब रियो डिक्लेरेशन में बताया गया था, उन्होंने 17 प्रिंसिपल दिया था। कहा था कि EIA जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे विकास के लिए, हमारे देश के लिए। फिर 1994 में पहले जो कंट्री थे वो 1974, 76 इस सब में स्टार्ट किए, लेकिन बहुत दिनों के बाद 1994 में EIA प्रोजेक्ट इंडिया में आया जिसे हम लोग EIA नोटिफिकेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। साथ में 2006 में इसको अमेंडमेंट किया गया, EIA न्यू नोटिफिकेशन आया, इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो 1969 से लेके 2006 तक EIA का विकास होता चला गया। तो ये इसका इवोल्यूशन है कि इस तरीके से EIA आया। 2020 में भी EIA का क्यों न्यू इन्फॉर्मेशन आया था उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन ये हमारा बेसिक हिस्ट्री है। 1969, 72, 73, 74, 80, 81, 84, 85, 86, 92, 94, 2006। ठीक है, तो ये हमारा था इवोल्यूशन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग को जानना है। तो 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक होता है रैपिड EIA, एक होता है कम्प्रीहेंसिव। रैपिड जल्दी करना है, रैपिड नाम से ही क्लियर है। कम्प्रीहेंसिव थोड़ा आराम से, लेकिन कम्प्रीहेंसिव टाइप है। तो जानते हैं इसके बारे में होता क्या। ये लिमिटेड एडवर्स इम्पैक्ट होता है, ये बहुत कम समय के लिए है, लेकिन ये मेजर एडवर्स इम्पैक्ट है। इसमें जो डाटा कलेक्शन होता है फॉर ओनली 1 सीज़न, एक सीज़न के लिए इसमें डाटा कलेक्शन होता है। इसमें डाटा कलेक्शन जो होता है फॉर 3 सीज़न अदर देन मानसून। मानसून के टाइम में इसको नहीं कलेक्ट किया जाता है, इसका कुछ रीज़न है, हम लोग जब इसको आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। कैरिड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, इसको 3 मंथ्स के लिए देखा जाता है कोई भी प्रोजेक्ट को। इसको 16 मंथ के लिए देखा जाता है, कैरिड फॉर ए पीरियड ऑफ 16 मंथ। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का 2 टाइप्स है। ठीक है, इसको भी हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि 3 मंथ्स के लिए कौन सा EIA बेहतर है, मोर देन 3 मंथ्स के लिए कौन सा EIA बेहतर है, कौन सा 1 सीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा 3 सीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने
सबसे पहले EIA का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, इवोल्यूशन ऑफ EIA कैसे आगे बढ़ा, और साथ में टाइप्स ऑफ EIA। इसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग गाइडलाइन देखेंगे। तो ऐसे ही इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ने UGC इन्वायरमेंटल नेट का यूनिट 8 स्टार्ट किया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे ही अच्छे नोट्स को देखने के लिए, समझने के लिए आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। और जो भी दोस्त मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और लाइक करें। ओके, थैंक यू।